गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का ये क्लास नंबर 4 है। अभी तक हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 1 में प्रियम्बल पढ़ा था, क्लास 2 में पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद हमने क्लास 3 में इंडियन सिटीजनशिप के बारे में जाना था, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। अभी दोस्तों हम ये क्लास 4 में आज देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं ये, और कौन से पार्ट में हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। अच्छा दोस्तों, पहले तो हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल हैं होने का मतलब है कि इनको ना हम किसी जो अपना सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में जाके ना, अगर ये इनका कहीं भी वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाओ टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये जो राइट्स हैं वो हर जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो सभी के लिए लागू हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बिना मतभेद के, किसी भी भेदभाव के ये राइट्स जो हैं सभी सिटीजन्स को लागू हैं। टू अपहोल्ड इक्वलिटी, डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो किसके लिए हैं? इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, एक दूसरे के साथ इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, और अपने नेशन का जो यूनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये राइट्स हमारे इनकलकेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। दे प्रिवेंट ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, कोई तानाशाही टाइप का कोई गवर्नेंस नहीं होना चाहिए कंट्री में। उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए ही ये राइट्स हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है इनका मेन उद्देश्य, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल राइट्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है गारंटेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। वे विच इज़ ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सबसे पहला हमारा लॉ है, हमारे कंट्री का जो सबसे फंडामेंटल लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के ये होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 टाइप्स के हुआ करते थे, लेकिन एक टाइप के फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया गया है। तो अभी जो 6 हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर, जैसे पहला टाइप है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। फिर है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। ठीक है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से 28 तक। उसके बाद है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हैं आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। उसके बाद है दोस्तों लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आर्टिकल 32 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी फंडामेंटल राइट्स के जो फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स एक बार देख लेते हैं।
देखो दोस्तों, कुछ राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो ओनली सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, जो मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे ओनली सिटीजन, एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए हैं, और बाकी कुछ सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, और कुछ स्पेसिफिक फॉरेनर्स के लिए हैं। देखो दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दे आर नॉट ऑब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। State can impose reasonable restrictions. Such restrictions are valid or not decided by the court. ये जो राइट्स हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाइड है। जो भी हमारे देश की पार्लियामेंट है वो इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने लगाई हैं वो किसी भी कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं की जाएंगी। सच रेस्ट्रिक्शंस आर वैलिड और नॉट डिसाइडेड बाय कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं की जाएंगी। ये किसके द्वारा डिसाइड की जाएंगी? पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे इमरजेंसी का टाइम है, देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है या नेशनल इमरजेंसी है, तो उसके दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स पर लेके आ जाती है, तो वो वैलिड होते हैं। तो इसलिए ये जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड हैं, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन पर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस। इनमें से जो मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो जो गवर्नमेंट का या फिर अपने किसी भी संसद का कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो उससे उसके अगेंस्ट में है, ऑफ द स्टेट, ठीक है, विद फ्यू एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस with few exceptions like against state action and against प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? जैसे माल्या है, माल्या बोल रहा है कि जैसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एज दीज राइट्स अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट स्टेट एक्शन ही हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ बेटा, some rights are in negative, some are negative in character, you should not do this। नेगेटिव करेक्टर का होने का मतलब है कि उनमें ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि तुम्हें ये नहीं करना है या स्टेट को ये नहीं करना है। सम आर पॉजिटिव इन करेक्टर, कुछ पॉजिटिव हैं करेक्टर में, जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना है, यू शुड अचीव दिस, आपको ये अचीव करना है। दे आर जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल हैं। ए पर्सन कैन मूव टू ए कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट इफ वायलेटेड। कोई भी पर्सन कोर्ट में जा सकता है उनके इन्फोर्समेंट के लिए, अगर ये वॉयलेट करता है कोई तो। ठीक है, डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ये जो राइट्स हैं वो डायरेक्टली डिफेंडेड हैं और गारंटेड हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल, पार्लियामेंट इनको कम ज़्यादा कर सकती है, और रिपील बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इनको हटा भी सकती है बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट किए हुए। अभी ये जो दोस्तों मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में 1973 में लेके आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जो 7 और 6 जजेस के उसमें आया था। 7 जजेस को लाने के फेवर में थे और 6 फेवर में नहीं थे। तो 1973 के टाइम पे ये आया था। ठीक है दोस्तों, तो पार्लियामेंट इस फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का वो इसमें वॉयलेट नहीं होना चाहिए ऐसा करने में। सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है वो सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। ठीक है दोस्तों, अब ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है वो हम आगे देखेंगे।
their application to the members of armed forces, paramilitary forces, पुलिस forces can be restricted by पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 33 में बताया गया है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके कुछ प्रोविजंस आर्म फोर्सेस पर्सनल को, पैरामिलिट्री पर्सनल को और पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं आर्टिकल 33 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, आर्टिकल 34, इन एनी दोस्तों अगर मार्शल लॉ इन फोर्स है, मार्शल लॉ क्या होता है, एक तरह से मिलिट्री लॉ, ठीक है, वो अगर कहीं पे इन्फोर्स है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एप्लीकेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। ये आर्टिकल 34 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले अब हम आर्टिकल एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है कि स्टेट होगा क्या एक्चुअली। फंडामेंटल राइट्स में स्टेट जो वर्ड है वो बार बार आएगा, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो स्टेट में जो इंक्लूड होता है दोस्तों वो क्या क्या है, देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। पार्लियामेंट में भी एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, जो मंत्रीज हैं, जैसे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो रहती है बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव हो गए आपके मंत्री लोग, जैसे कैबिनेट मंत्रीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और लेजिस्लेटिव में कौन आ गए, बाकी सारे एमपीज आ गए, वो चाहे राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, उसमें सारे एमपीज आ गए। वो सारे किस में कैलकुलेट किए जाएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हो गई। अभी आ जाओ सिमिलरली इसी तरह से दोस्तों सिमिलरली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन में ही आएंगी। ऑल लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा। ऑल जो लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई सिटी में, पंचायत्स हो गई गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पे, और इसी तरह एटसेट्रा, ये भी किस में आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। ऑल अदर अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC एटसेट्रा। ऑल जो अदर जैसे अथॉरिटीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया ONGC, ये भी किस में आएंगे, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे। हैंस ऑल एजेंसीज इवन प्राइवेट बॉडीज फॉल अंडर मीनिंग ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इवन जो प्राइवेट बॉडीज हैं वो भी हमारे स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगी, वो भी इस फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते, किसी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से हैं, 12 से स्टार्ट हैं और 35 तक हैं। तो 12 हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू का है। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है वो अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कर सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है। इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विद किसी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने जो बनाया वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा और वो सेल बी वॉइड, मतलब वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 226 के तहत उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद आ जाओ दोस्तों, टर्म्स लॉ इंक्लूड। लॉ किसको बोलते हैं? अब लॉ के बारे में देख लेते हैं कि लॉ क्या है। परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। परमानेंट मतलब जो लंबे टाइम तक चलने वाले जो लॉ हैं, परमानेंट लॉ कोई लेके आई है क्या, या पार्लियामेंट लेके आई है या स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, वो लॉ की परिभाषा में आएगा। टेम्परेरी लॉ इज लाइक ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। टेम्परेरी लॉज क्या होते हैं? जैसे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेशन में नहीं होती है, तो अगर कोई लॉ लेके आना है स्टेट में या सेंटर में, तो प्रेसिडेंट या स्टेट का जो गवर्नर है वो एक ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो वही टेम्परेरी लॉ भी इसी में आएगा। इसका मतलब अगर ऑर्डिनेंस भी है कोई, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। ये लॉ की डेफिनेशन में ही है। रूल्स रेगुलेशन, कोई अदर रूल्स या कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी लॉ के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नॉन लेजिस्लेटिव यूजिंग फोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव नहीं है मतलब कोई लॉ लेके नहीं आया गया, लेकिन फोर्स ऑफ लॉ मतलब जबरदस्ती लॉ थोपा जा रहा हो, तो वो भी इसी लॉ की परिभाषा में आएगा। ऑल द एबव कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये जो ऊपर, इससे ऊपर जो भी बताए गए हैं, ये सारे लॉज किसी भी कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंद भारती केस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बताया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया जा सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर यह वायलेट करता है संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी दोस्तों आ जाओ, आर्टिकल 12 एंड 13 हो गया। अभी हम देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ये देख लेते हैं आर्टिकल 14 क्या है दोस्तों। आर्टिकल 14 देख लेते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कानून के प्रति सभी का समानता का अधिकार बेसिकली। ठीक है, अभी देख लेते हैं, स्टेट shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। स्टेट जो है, स्टेट का तो डेफिनेशन मैंने बता ही दिया था। अब बार बार हर फंडामेंटल राइट्स में ये स्टेट वर्ड का यूज होगा, तो स्टेट का मतलब आपको समझ जाना है कि स्टेट मतलब पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई हैं, या फिर पंचायत हो गई, या फिर आपका LIC हो गया, ONGC हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटीज है वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे। तो ये सारे एंटिटीज जो हैं वो किसी भी पर्सन को लॉ की इक्वलिटी के लिए डिनाई नहीं कर सकते। और किसी भी पर्सन को मतलब कहीं कहाँ की बात हो रही है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपके यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे और बाकी अदर स्टेट्स भी आएंगे। तो किसी भी स्टेट में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को इक्वलिटी ऑफ लॉ के लिए, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों के लिए लागू है। ठीक है दोस्तों, पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज। पर्सन का मतलब क्या है, कोई लीगल पर्सन हो गया या फिर स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हो गया जो स्टेट्यूट से बनाया हुआ है, या कोई कंपनी हो गई या रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो गई। अभी दो वर्ड हैं इसमें आर्टिकल में, देखो, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों का मतलब जान लेते हैं दोस्तों। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन।
किसी भी पर्सन के फेवर में कोई प्रिविलेज नहीं होगा, किसी भी पर्सन को एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट, अगर दो पर्सन हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और एक स्ट्रीट का कोई वेंडर है या स्ट्रीट में कोई घूमने वाला कोई बेगर है, भिखारी है, दोनों को लॉ के हिसाब से एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर देखो एक ही तरीके का किसी ने क्राइम किया है तो उसको, जैसे दो लोगों ने एक ही तरीके का कोई क्राइम किया है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है? दोनों को सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन ए और बी ने एक ही क्राइम किया और पर्सन ए को पनिशमेंट कुछ और दे दिया जाए और पर्सन बी को पनिशमेंट कुछ और दे दिया जाए, तो इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल सर्कमस्टेंसेस हैं तो, ठीक है दोस्तों? द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक बंदा दूसरे बंदे की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर उन्होंने सेम क्राइम किया है तो। अब ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये नेगेटिव इन नेचर हो गया, क्योंकि इसमें नो लगा है, देखो एब्सेंस लगा है, और ये पॉजिटिव इन कनोटेशन में हो गया, देखो इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, और लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है? ये पॉजिटिव कनोटेशन हो गया इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये नेगेटिव कनोटेशन हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है दोस्तों? रूल ऑफ लॉ क्या है? देखो रूल ऑफ लॉ, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब किसी भी पर्सन को विदाउट लॉ के पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, रूल ऑफ लॉ जो है, जो केशवानंद भारती केस का जो केशवानंद भारती केस का जो ये था, आउटकम था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। एक्सेप्शंस क्या हैं इस आर्टिकल के? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट स्वेरेबल टू एनी कोर्ट, जो भी प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट में शपथ नहीं लेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जो क्रिमिनल होते हैं या कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती है उसमें गीता के ऊपर हाथ रख के जो शपथ दिलाई जाती है ना, तो उस टाइप का जो शपथ लेना है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए लागू नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स आफ्टर 2 months नोटिस, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने कुर्सी पे हैं, अपने पद पे हैं, तब तक उनको कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, उनको केवल सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, वो भी सबसे पहले उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा किसी भी कोर्ट को, ठीक है? नो पर्सन लायबल टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, ठीक है? कोई भी पर्सन किसी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में कोई न्यूज़पेपर में अगर वो कुछ चीज़ निकालता है तो उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। जैसे कि ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, किसी पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की कोई ट्रू रिपोर्ट वो पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में, तो उसको सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी किसी भी कोर्ट में। नो एमपी और एमएलए लायबल टू एनी प्रोसीडिंग फॉर वाट एवर ही सेज और वोट फॉर इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। दोस्तों आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन ये भी है कि कोई भी एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, एमएलए, वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में किसी भी प्रोसीडिंग्स में वो लायबल नहीं होगा, जो भी वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे या फिर लेजिस्लेचर के फ्लोर पे कुछ भी बात बोलता है या कुछ भी बोलता है तो उसके लिए, ठीक है? या वोट करता है, कुछ बोलता है सेज या फिर वोट करता है, उन दोनों चीज़ों के लिए उसको लायबल नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग्स में,
किसी एमपी या एमएलए को, वो संसद के सदन में, संसद के फ्लोर पे या स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे वो कुछ बोलता है तो। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। जो भी फॉरेन रूलर्स हैं, जैसे किसी अदर कंट्री का प्रेसिडेंट है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है, या फिर एम्बेसडर हो गए, या फिर डिप्लोमेट्स हो गए अदर कंट्रीज़ के, उनको इम्यूनिटी दी गई है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, यूएनओ एंड इट्स एजेंसी एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी जो एजेंसीज हैं उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ दी गई है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 है दोस्तों ये। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ निश्चित ग्राउंड्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन का, प्रोहिबिशन का प्रावधान है इसमें, प्रोहिबिशन नहीं होगा। देखो, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। RRCSP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये 5 चीज़ हैं दोस्तों, इन पांचों को आप RRCSP के नाम से याद कर सकते हो। R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स एंड P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों, जो भी स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ये ग्राउंड्स पे, ये जो 5 ग्राउंड हैं इनके बेसिस पे किसी को भेदभाव नहीं करेगा। जैसे रिलीजन हो गया, रिलीजन धर्म हो गया, रेस हो गई, जाति हो गई, सेक्स हो गया उसका, मेल फीमेल कुछ भी हो जाए, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, कहीं भी पैदा हुआ है तो उसके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ओनली दिया है दोस्तों, एक्सेप्ट दिस कैन बी डिस्क्रिमिनेट। ये 5 चीज़ों को छोड़ के अदर कोई कंसर्न है तो उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे शॉप्स है, होटल्स हैं, वेल्स है, बाथिंग घाट्स हैं, जो स्टेट ओन्ड हैं दोस्तों, उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट ये बेसिस पे, ये 5 चीज़ों के बेसिस पर नहीं किया जाएगा। शॉप्स और होटल्स, कोई भी शॉप्स या होटल्स हैं। ठीक है, एग्जेम्पशंस क्या हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं एक बार। इस आर्टिकल 15 के एग्जेम्पशंस क्या क्या हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं कहीं भी। ठीक है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन फ्री की जा सकती है। एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए भी इस आर्टिकल को एक्सेप्शन दी गई है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्रीमी लेयर फ्रॉम, जैसे क्रीमी लेयर क्या होती है दोस्तों, ओबीसी में होती है ये, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जिनका एनुअल जो इनकम है किसी हाउस होल्ड का वो 6 लाख से 8 लाख तक है। 8 लाख तक अगर है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, उनको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा इसके तहत। अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 देख लेते हैं दोस्तों। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी सभी को, टू ऑल सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ RRCSP एंड डिसेंट एंड रेजिडेंस। RRCSP तो वही पहले वाला है दोस्तों, RRCSP जो पहले वाला भी मैंने आपको बताया था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ और जोड़ दी गई हैं, डिसेंट एंड रेजिडेंस। मतलब 5 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ ये हो गई। इनके बेसिस पे किसी को भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसका भी एक्सेप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, किसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये एक्सेप्शंस दिया गया है। किसी बैकवर्ड क्लास को अगर हमें ऊपर उठाना है तो उसके लिए हम फिर कुछ स्पेशल प्रिविलेज लेके आ सकती है, गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रिविलेज लेके आ सकती है। ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट्स,
जो भी ऑफिसेस हैं दोस्तों रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैं, और मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडीज बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें भी इसको एक्सेप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, ये हो गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 फॉरबिड्स एंड प्रैक्टिस, फॉरबिड्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल जो 17 है वो किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता, उनको फॉरबिड करता है। 1976 में देखो दोस्तों अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था 1955 का, 1955 को अमेंड कर दिया था 1976 में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया था इसका नाम, और 1955 में इसको इनलार्ज किया गया था, टू इनलार्ज द स्कोप। ठीक है दोस्तों, अनटचेबिलिटी का जो मतलब है दोस्तों किस संविधान में दिया नहीं गया है एक्चुअली, ये देखो वही चीज़ लिखी है, अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट, किसी भी एक्ट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है दोस्तों। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने इस लिटरल मीनिंग दिया था, इसको बताया था कि ये कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस है जो हिस्टोरिकली डेवलप हुई थी, अनटचेबिलिटी जो है। अगर दोस्तों अगर कोई इसका वॉयलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है और 500 रुपये फाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ हो सकती है, 6 मंथ्स की जेल के साथ में 500 रुपये फाइन भी। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऑफेंसेस देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन पब्लिक वर्शिप, जैसे किसी को पब्लिक वर्शिप वाला है, आपने दोस्तों हिस्टोरिकली सुना होगा कि पहले जो भी अपर क्लासेस जो रहती थी वो लोअर क्लासेस को किसी मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं घुसने देती थी, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉलो होती थी। तो अभी अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन पब्लिक वर्शिप, पब्लिक वर्शिप वाली जो प्लेसेस हैं उसमें किसी को रोका नहीं जाएगा। जस्टिफाइंग अनटचेबल ऑन रिलीजियस ग्राउंड, किसी रिलीजियस ग्राउंड पर हम किसी को अनटचेबल नहीं ठहरा सकते कि तुम कोली हो, तुम जाटव हो, तुम ये हो, ऐसे करके हम किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग एक्सेस टू शॉप होटल्स, डिनाइंग एक्सेस टू शॉप एंड होटल्स, किसी को हम कोई सी शॉप में या फिर होटल में ऐसा नहीं है कि हम रोक देंगे, कोई अदर कास्ट का है या कोई आदिवासी टाइप का है तो उसको हम किसी होटल में या शॉप में नहीं रोकेंगे। ठीक है दोस्तों, रिफ्यूजिंग टू एडमिट इन हॉस्पिटल स्कूल्स, किसी को भी हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते अभी किसी स्कूल में एडमिशन के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स, कोई सामान बेचने के लिए भी हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक ऑन एनीबडी सिटीजन और फॉरेनर्स। ये क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स पहले जैसे लगाते थे ना, राजा धीराज महाराजा सम्राट सो एंड सो ये वो, ऐसे वाली चीज़ें जो हैं वो टाइटल्स अभी अबॉलिश कर दिए हैं, वो उनको एक्सेप्ट मिलिट्री, मिलिट्री में जैसे रैंक होती हैं, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, कमांडर हो गया, एयर कमांडर हो गया, एयर कमोडोर हो गया, इस तरीके की जो मिलिट्री की जो रैंक होती हैं उनको छोड़ के और किसी को भी टाइटल्स लगाने के लिए अलाउड नहीं है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। प्रोहिबिट सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई हम टाइटल एक्वायर भी नहीं कर सकते इस आर्टिकल के तहत। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल नहीं एक्वायर कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसेंट के विदाउट वो नहीं कर सकता कोई भी टाइटल। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे पहले लगाते थे महाराजा शाही साहब, ये अभी नहीं लगा सकते। जैसे सचिन है भारत रत्न, वो भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया,
ये लगाए जा सकते हैं दोस्तों। शुड नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स इन द नेम। ये नेम के साथ में सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं किए जा सकते दोस्तों। वही है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो हमारा आर्टिकल, जो आर्टिकल फर्स्ट टाइप का जो आर्टिकल था वो हमारा अभी ख़त्म हो गया दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी वाला, आर्टिकल 14 से 18 तक। अभी नेक्स्ट क्लास में हम राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है, और बाकी के राइट्स फिर आगे की क्लासों में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं पॉलिटी की। अगर आपको ये वीडियोस लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट कर रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करते रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट का भी मैं इसी तरह से क्विक रिवीजन टाइप वीडियोस लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।